जी, आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने पहला कंसेप्ट सीखा कंपनी लॉ में। हमने कंपनी की डेफिनेशन देखी, कंपनी क्या होती है उसके बारे में सीखा, और फिर इसके बाद हमने जो फीचर्स ऑफ कंपनी है उसको पढ़ा। फीचर्स ऑफ द कंपनी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो थे एक तो लिमिटेड लायबिलिटी वाला और एक सेपरेट लीगल स्टेटस वाला। ठीक है, रीडिंग के लिए आपसे कहा था, घर जाके आपने पढ़ा होगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी पूछिए। कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स किसको कहते हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जिसकी बेस पे कोई भी बिजनेस रजिस्टर्ड होता है। जैसे अगर आपने पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करवाने की जरूरत होती नहीं है। पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना हो तो किस डॉक्यूमेंट की बेस पे रजिस्ट्रेशन होती है उसकी? पार्टनरशिप डेट की। उसी तरह अगर हम एक कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, याद रखें लीगल रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट का एक इदारा है SCCP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो कंपनीज को रेगुलेट करता है, उसके पास जाके हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। ठीक है, उसका एक ऑफिसर होता है SCCP का जिसे कहते हैं रजिस्ट्रार। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने यही लगाई है कि आपने जितने भी कंपनीज नई क्रिएट हो रही हैं उनको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो वो रजिस्टर किस डॉक्यूमेंट्स की बेस पे होंगे वो उन्हें कहते हैं कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। वो दो हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, उस कंपनी के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो हमें इन्हीं दो डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल के इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लिखा होता है ये हम आगे रेलिवेंट चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे। क्लियर होगा भाई? और कोई क्वेश्चन? जी, वन बाय वन पूछिए। लायबिलिटी ऑफ, देखें हमने लायबिलिटी पढ़ी थी शेयर होल्डर्स की। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। इनके बारे में हमने ये पढ़ा था कि इनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। हालांकि असूली तौर पे चूंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो लायबिलिटी इनकी कुछ भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन लॉ ने कहा फिर भी इनका कुछ ना कुछ स्टेक रखना है ताकि दूसरे लोगों का पैसा भी यूज कर रहे हैं, इनका अपना स्टेक भी रहे। तो उनकी लायबिलिटी लॉ ने रखी, वो क्या लायबिलिटी रखी? लिमिटेड। ठीक है, लेकिन जो कंपनी को डायरेक्टर्स चला रहे हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं डायरेक्टर्स, उनकी लायबिलिटी कोई भी नहीं है, उनकी लायबिलिटी जीरो है। यानी वो कंपनी के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को कल को नुकसान हो जाता है तो क्या ये कहना चाहिए कि डायरेक्टर्स आपके फैसलों की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है इसलिए आप उस नुकसान को भरें? वो कहेंगे नहीं सर, हम तो अपनी जॉब कर रहे थे, हमने उसमें जो भी डिसीजन करने हमने मुनासिब समझे वो किए। अब नफा या नुकसान जो है ये तो बिजनेस में रूटीन की बात है, तो इसमें हमारा कसूर थोड़ा ही है, हमने जानबूझ के तो नहीं कोई नुकसान वाली बात की। तो डायरेक्टर्स जो अगर बिजनेस को किसी किस्म का नुकसान हो जाए तो याद रखें डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। हाँ, अगर डायरेक्टर जानबूझ के कोई ऐसा काम करे, बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने कोई बिजनेस से पैसे चोरी कर लिए, अब डायरेक्टर लायबल होगा उन पैसों को वापस करने के लिए। इलीगल एक्ट्स के लिए अपनी पावर से बाहर जाके अगर कोई एक्ट करते हैं, कोई काम करते हैं डायरेक्टर, उनके लिए उनकी लायबिलिटी है। वरना नॉर्मल रूल क्या है कि डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर बैंक ने लोन दिया है, कंपनी डिफॉल्ट कर गई है, डायरेक्टर्स 1 रुपया नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, जो शेयर होल्डर्स हैं वो जितनी उन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी रखी हुई थी, जितनी उनकी लायबिलिटी है उस हद तक, लिमिटेड लायबिलिटी की हद तक कंट्रीब्यूट करेंगे अगर कोई अमाउंट बनती है तो। ठीक है जी। हाँ, अगर वो शेयर देखे तो फिर हम लॉ में आप कंसेप्ट को जिस तरीके, अगर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, फिर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा, उस पर फिर शेयर होल्डर वाला रूल भी लगेगा। ठीक है, कि अगर एज शेयर होल्डर उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी फिर, लेकिन वो लिमिटेड लायबिलिटी हम ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्टर की है। वो बंदा एक ही है, वही डायरेक्टर है, वही शेयर होल्डर भी है, तो उसकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड, लेकिन एज शेयर होल्डर होगी, एज डायरेक्टर नहीं होगी। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? जी, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 19 में, इसकी बुक में।
इसमें कह रहा है कंपनी ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड ए डिस्टिंक्ट पर्सन फ्रॉम द शेयर होल्डर, डू यू एग्री, लैबोरेट। एक तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे जी हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेपरेट लीगल स्टेटस है बेसिकली ये वाला फीचर, उसने इस फीचर के बारे में एक्सप्लेनेशन हमसे मांगी है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे। बिल्कुल ये भी लिखने चाहिए, ये भी लिखने चाहिए, ठीक है। ये यही तो डिफरेंशिएट करते हैं कि लीगली सेपरेट होने का मतलब क्या है, कि कंपनी एसेट्स को खुद ओन कर सकती है, अपनी लायबिलिटी उसने खुद पे करनी है और दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम पे। जी और कोई क्वेश्चन? जी क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 केस स्टडी है छोटी सी, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है मिस्टर ए ओन्स 100% शेयर्स ऑफ ए कंपनी एबीसी लिमिटेड। The company goes into liquidation with assets amounting rupees 8 million and liabilities amounting rupees 10 million। कह रहे कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उसकी लाइबिलिटी जो है लिक्विडेट हो रही है, वाइंड अप हो रही है, ठीक है। ये 2-3 लफ्ज नोट कर लीजिए। वाइंड अप होना या लिक्विडेट होने का मतलब क्या है? कंपनी खत्म हो रही है। आम इंसान के लिए हम लफ्ज बोलते हैं वो इंतकाल कर गया, फोत हो गया, मर गया। कंपनी के लिए लफ्ज बोले जाते हैं वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, ठीक है, बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, ये लफ्ज। तो कंपनी जो है खत्म हो गई, लेकिन उसके एसेट्स हैं 8 मिलियन के, लायबिलिटीज 10 मिलियन की है, ठीक है। यानी बैंक से 10 मिलियन लिया लेकिन एसेट पड़े 8 मिलियन के। वो कह रहा है बताइए मिस्टर ए पर्सनली लायबल है 2 मिलियन पे करने के लिए। इसका जवाब है लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है? सेपरेट लीगल स्टेटस की वजह से। हालांकि 100% ओनर खुद ही है, लेकिन फिर भी वो पर्सनली लायबल नहीं। अच्छा, इसमें एक लफ्ज क्रेडिटर को अंडरलाइन कर लीजिए। अकाउंटिंग में क्रेडिटर किसको कहते हैं भला? जिससे उधार सामान खरीदा होता है। लॉ में क्रेडिटर किसको कहते हैं? नोट कर लीजिए। कोई भी बंदा जिसको आपने पैसे देने हैं उसे क्रेडिटर कहते हैं। इवन आपने अगर अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे नहीं किया, कंपनी ने अगर अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे नहीं की, तो लीगल लैंग्वेज में हम उन जो वर्कर्स हैं उनको भी कहेंगे ये क्रेडिटर्स हैं। लॉ में आपने किसी भी कंटेक्स्ट में किसी बंदे को पेमेंट करनी हो उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर। बैंक जिनसे लोन लिया होता है उनको भी लीगल लैंग्वेज में हम क्या लफ्ज बोलते हैं? क्रेडिटर। तो आपने ये लफ्ज अगर आया आंदा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। क्रेडिटर का मतलब वो मतलब जिसको हमने अमाउंट पे करनी है, वो कोई भी हो सकता है। हमने उससे चीजें खरीदी हो सकता है सर्विसेज ली हो सकता है लोन लिया हो, वो क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक, और कोई क्वेश्चन? जी नहीं, हमने देखिए उसने मार्क्स मेरा हाल मेंशन नहीं किए हुए, तो इसका मतलब हमने सिर्फ टू दी पॉइंट बात करनी है कंसेप्ट के ऊपर। हम कहेंगे कि जी मिस्टर ए लायबल नहीं है, ये हमारा डिसीजन है। बेसिस ऑफ डिसीजन में लिखेंगे क्यों लायबल नहीं है, क्योंकि मिस्टर जो कंपनी है उसका सेपरेट लीगल स्टेटस होता है और मिस्टर ए कंपनी के डेट्स के लिए लायबल नहीं है क्योंकि वो एक सेपरेट पर्सन है। सिर्फ ये दो चीजें, एक डिसीजन दिया, एक बेसिस ऑफ डिसीजन दिया। अगर मार्क्स लिखे होते और वो ज्यादा होते तो मैं रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी प्रोड्यूस करता। ठीक, और कोई क्वेश्चन? 1 by 1 जी। देखिए कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो किन लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं और किस तरह करते हैं, ये हमारा आगे एक चैप्टर है, उसमें ये डिटेल डिस्कशन हमने करनी है, मौजूद है। अभी तक के लिए कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको इतना बता देता हूं कि शेयर होल्डर्स ने फैसला करना होता है कि कंपनी कौन चलाए। अगर शेयर होल्डर के अपने पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल हो तो हो सकता है वो खुद ही कंपनी को चलाएं, खुद ही डायरेक्टर भी बन जाए। लेकिन अगर उनके अपने पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल नहीं है तो फिर वो खुद डायरेक्टर नहीं बनेंगे बल्कि दूसरे लोगों को डायरेक्टर बना देंगे। और भी क्वेश्चन? जी क्या एक कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उसके शेयर सेल हो सकते हैं? उसके शेयर सेल नहीं होते। ठीक है, बेसिकली वो कंपनी जो डूब रही है वो उसको कोई खरीदेगा क्यों? ये तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जैसे आप मेरे से पूछें सर समंदर में एक कश्ती डूब रही है, क्या उसके ऊपर कोई सवार हो सकता है? तो मैं प्रैक्टिकल मतलब कहने को हो सकता है लेकिन कोई क्यों होगा? नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे मैं मजाक क्यों उड़ा रहा हूँ आपके क्वेश्चन का, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसी तरह जो कंपनी डूब रही होती है, बंद हो रही होती है, शेयर कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदता। ठीक है, वो ट्रांसफर भी नहीं। जी
देखिए वो चीज, एक कंपनी की हालत जो है वो खराब हो, ये एक अलग चीज है। वो बैंकरप्ट, लिक्विडेट हो जाए, वाइंडिंग अप में हो जाए, इसमें बेसिकली आगे चल के हमारा वाइंडिंग अप प्रोसीजर आते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो एक दफा जब ऑर्डर हो जाता है ना कि वाइंडिंग अप होना है बिजनेस, उसके बाद फिर वो उसकी ट्रांजैक्शन सारी की सारी खत्म कर दी जाती है। एक कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जा रही है, ये और सिचुएशन है। इसमें लोन वगैरह दे के फर्दर शेयर इश्यू करके उसको बेहतर किया जा सकता है। डिसाइड हो गया कि अब इस कंपनी को बंद कर देना, ये लगा सिचुएशन जी। तो अगर किसी कंपनी की सिचुएशन ऐसी है कि वो पुअर सिचुएशन है, तो उसमें उसके शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। हो सकता है वो फर्दर मजीद शेयर इशू करके और पैसे इकट्ठे कर ले। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन 4 में उसके पास जितने शेयर्स हैं क्या वो उतना लायबल नहीं होगा? देखिए इसके बारे में कल भी हमने डिस्कशन की थी कि नॉर्मली जो लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं उनमें ऑलरेडी वो अपनी अमाउंट बिजनेस में पे कर चुका होता है शेयर होल्डर, तो फुली पेड शेयर जिसे हमने नाम दिया था, तो इसीलिए फर्दर लायबिलिटी नहीं हो जी। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमने 2 कंसेप्ट सीखने हैं। एक तो छोटा कंसेप्ट है, वो है बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में फर्क, और एक दूसरा कंसेप्ट है जो मेजर कंसेप्ट आज हमारा टारगेट है हमने सीखना है, वो है टाइप ऑफ कंपनीज। तो पहले हम स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी। देखिए पहले देखिए दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में। सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों, इनका सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। दोनों बॉडी कॉर्पोरेट भी और कंपनी भी, इनका अलग से एक लीगल स्टेटस होता है, लीगल पर्सन होता है, ठीक है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट कंप्रीहेंसिव टर्म है, इसमें वो कंपनीज भी आ जाती हैं जो हमारे कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड है, और इसमें वो एंटिटीज भी आ जाती हैं बॉडी कॉर्पोरेट में जिनका सेपरेट लीगल स्टेटस तो है लेकिन वो एज कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, वो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं हुई, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट का कंसेप्ट आपको स्टार्ट में ये समझाना चाह रहा है कि हम कंपनीज एक्ट में पढ़ रहे हैं कि कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, लेकिन ये ना समझे कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन का भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी तो ना हो लेकिन फिर भी उसका सेपरेट लीगल स्टेटस हो, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है बॉडी कॉर्पोरेट। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। चलें, जो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई अंडर कंपनी लॉ, अंडर कंपनी लॉ का मतलब कंपनीज एक्ट, इस वक्त या इससे पहले जो पुराने कंपनीज एक्ट हुआ करते थे उसके मुताबिक कंपनीज एक्ट 2017 से पहले जो हुआ करते थे, तो ये तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, सेपरेट लीगल स्टेटस हो गया। मुझे बताइए, अगर फर्ज कीजिए कोई यूके की कंपनी है, पाकिस्तान में उन्होंने सिर्फ अपना एक ब्रांच ऑफिस खोलना है या कोई थोड़ा बहुत बिजनेस उन्होंने करना, पाकिस्तान में आके उन्होंने पाकिस्तानी कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक क्या वो हम उसे कंपनी कह सकते हैं लीगली? नहीं, क्योंकि कंपनी हमने किसको कहा? रजिस्टर्ड, उसको कंपनी का, वो कंपनी नहीं। लेकिन बताइए क्या उसका सेपरेट लीगल स्टेटस है? फिर उसे क्या कहें? उसे बॉडी कॉर्पोरेट कहें, यानी है उसका भी सेपरेट लीगल स्टेटस, लेकिन वो पाकिस्तान के कानून कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं है। इस तरह ये तो एग्जांपल थी पाकिस्तान से बाहर की। पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक, कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो अलहदा से उनका सेपरेट लीगल स्टेटस है? क्या पॉसिबल है? मतलब बिल्कुल पॉसिबल है। उनके लिए भी फिर वर्ड क्या यूज होता है? बॉडी कॉर्पोरेट। इसीलिए देखें उसने 3 चीजों को कवर किया लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन। पहले उसने कहा हर जो कंपनी है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही है, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक एज कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। जो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक तो रजिस्टर्ड हुई है लेकिन कंपनी लॉ के मुताबिक नहीं हुई, किसी और लॉ के मुताबिक हुई है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, कंपनी लॉ के मुताबिक नहीं, किसी और लॉ के मुताबिक, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। और कोई ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में किसी भी लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं हुई, वो किसी बाहर के लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा बहुत काम कर रही है, उसको भी लीगली कंपनी नहीं कह सकते क्योंकि वो कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं हुई। उसको भी लिए फिर क्या नाम यूज होता है? बॉडी कॉर्पोरेट।
तो इसका मतलब ये हुआ, हमने कंसेप्ट ये सीखा कि बॉडी कॉर्पोरेट एक कम्प्रीहेंसिव टर्म है कंपनी की निस्बत। इसमें कंपनी भी आ जाती है, कंपनी के अलावा दो और कैटेगरीज आते हैं, ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में किसी और लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई और सेपरेट लीगल स्टेटस है, और तीसरी कैटेगरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका सेपरेट लीगल स्टेटस है लेकिन वो पाकिस्तान के किसी भी लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं, वो कोई फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। क्लियर हो गई ये बात? हाँ, यहाँ पे ये कहता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या ऐसी एंटिटीज जिन्हें गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दें, उन्हें हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। ये याद रखें, अक्सर लॉ ने कुछ एक्सेप्शन देनी होती है किसी ना किसी टाइप ऑफ कंपनी को, या गवर्नमेंट ने अपनी पावर रखनी होती है अपने पास कि मैं लॉ की जो प्रोविजंस हैं अपने किसी स्पेशल ऑर्डर के जरिए किसी एक कंपनी को या सेक्टर को अगर मैं एग्जेम्पशन देना चाहूं तो दे सकूं। इसीलिए अक्सर लीगल प्रोविजंस में आप पढ़ेंगे कि अगर गवर्नमेंट ये कह दे तो जो गवर्नमेंट कहेगी उसके मुताबिक हम उसकी बात मानेंगे, वहां पे ये एक्सेप्शन आ जाएगी। तो यहां पे उसने कहा, पहले उसने बॉडी कॉर्पोरेट की तीनों हमें चीजें बता दी, बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल किया। फिर उसने दो चीजें ये बताई कि क्या बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। हमने पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक एक कंपनी रजिस्टर करवाई, ठीक है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक, लेकिन फर्ज कीजिए फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, तो क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी? नहीं होगी। उन्होंने कह दिया। बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी में फर्क समझ आया? सिर्फ डेफिनेशन की हद तक याद करना है, इसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आगे जो भी हमने आगे कंसेप्ट पढ़ने हैं वो किसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे? कंपनी के ऊपर। इनके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ना। इनके बारे में अगर आप कोई दूसरा लॉ पढ़ रहे होंगे तो फिर तो शायद पढ़ें, वरना नहीं। और ये चूंकि पाकिस्तान पे एप्लीकेबल ही नहीं है ये हमने, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ कंपनी है। यहां तक क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंपनीज। पाकिस्तान में कितनी तरह की कंपनीज बन सकती हैं? पाकिस्तान में कितनी तरह की कंपनीज बन सकते हैं? ये टाइप्स, ये मुश्किल नहीं है कंसेप्ट, कंसेप्ट इजी है। मुश्किल आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या कुछ मैंने लिख दिया और ये मुश्किल हो गया, नहीं, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट बस टाइप्स का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम कंपनी को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कंपनीज को, टाइप्स ऑफ कंपनीज को, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, अदर टाइप्स। कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, अदर टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस देखिए कौन कौन सी कंपनीज हो सकती है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस कितनी टाइप्स है? दो। कौन सी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कितनी टाइप्स हैं? तीन। कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। अदर टाइप्स क्या है? तीन। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अब वन बाय वन इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी टाइप्स ऑफ कंपनी में पहली कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस हम कंपनीज को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, या तो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक कंपनी से मुराद ये नहीं है कि गवर्नमेंट सरकारी कंपनी कोई होगी, कैसे गवर्नमेंट ओन कर रही होगी, नहीं। कंसेप्ट क्या है? सिंपल कंसेप्ट समझिए पहले। कंसेप्ट ये है कि प्राइवेट, वो कहते हैं कि जी ऐसी कंपनी जिसमें चंद एक लोग सिर्फ इन्वॉल्व होंगे, दो चार आपस में जो रिश्तेदार हैं या दोस्त है वो काम कर रहे होंगे, उसे हम कह देंगे प्राइवेट कंपनी। और ऐसी कंपनी जिसमें आम आवाम भी शामिल है, ज्यादा लोग, आम आवाम का पैसा भी शामिल है, उसे कह देंगे पब्लिक कंपनी। फर्ज कीजिए मैं इनके साथ मिलके कंपनी बनाता हूं, हमारी आपस की इंटरेक्शन है, लॉ इस पे भी रेगुलेट करेगा लेकिन उसको ज्यादा हमारे पे रेगुलेशन नहीं लगाएगा प्राइवेट कंपनी पे, क्योंकि उसे पता है ये इन दो चार बंदे हैं, सिर्फ आपस में फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो ये जो है इस सारे मामला जो है सही तरीके से अपने फायदे में खुद ही काम करेंगे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेंगे या अपने नुकसान के लिए एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश थोड़ी करेंगे, क्योंकि आपस में फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है।
लेकिन फर्ज कीजिए हमने कंपनी ऐसे एक बनाई और उसमें सारी क्लास जितने लोग इन सब का भी थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डाल दिया। अब लॉ एक्टिवेट हो जाता है। लॉ कहता है आपने चूंकि जनरल पब्लिक का पैसा भी इकट्ठा कर लिया तो मैं इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक ये चाहता हूं कि आपके अफेयर्स, आपके मामलात को रेगुलेट करूं, ये देखूं कि लोगों का पैसा सिक्योर है, आप ये ना हो कि कहीं भाग के चले जाएं। तो प्राइवेट कंपनी में 2-4 लोग जब मिलकर काम करता है, और पब्लिक कंपनी क्या है, जब लोगों की तादाद ज्यादा हो जाती है, जिसमें जनरल पब्लिक, आम आवाम का पैसा, उनकी इन्वेस्टमेंट भी शामिल होती है। कंसेप्चुअली दोनों में फर्क समझ आया तो मुझे बताइए, आपके ख्याल में कंपनीज एक्ट में ज्यादा रिक्वायरमेंट किस केस में होगी, पब्लिक कंपनी के केस में कि प्राइवेट के केस में? शाबाश, पब्लिक कंपनी के केस में। लेकिन ये तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी। अब देखते हैं लॉ कैसे डिफाइन करता है प्राइवेट कंपनी को। कहता है प्राइवेट कंपनी के लिए 3 कंडीशन है, तीनों की तीनों पूरी होना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी में तीनों की तीनों कंडीशन पूरी है तो वो प्राइवेट कंपनी है, वरना क्या हो जाएगी? जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो क्या हो जाएगी? पब्लिक कंपनी। तो सुनते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या कह रहा है। पहली चीज कह रहा है प्राइवेट कंपनी कौन सी है? ऐसी कंपनी, पहली कंडीशन, विच लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, विच लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। ऐसी कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स, अपने मेंबर्स की तादाद को 50 तक रखे, उससे ज्यादा ना होने दे। इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम तादाद शेयर होल्डर्स की, ओनर्स की कितनी हो सकती है? 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा होगी तो वो क्या बन जाएगी? अच्छा बताइए, इस 50 की तादाद में एम्प्लॉइज को शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। एक थोड़ा सा लीगल पॉइंट बताइए। अगर बाजू का ऐसा था, एक प्रॉपर्टी 2 लोगों के नाम पे होती है, जैसे फादर है, उसके 2 बेटे हैं, उसने कोई जो प्रॉपर्टी बनाई दोनों बेटों के नाम पे, जॉइंट प्रॉपर्टी कर दो। अगर किसी बंदे के पास शेयर्स थे, उसने वो शेयर्स अपने 2 बेटों के नाम पे कलेक्टिवली ट्रांसफर कर दिया, जॉइंट ओनरशिप, तो बताइए ये जॉइंट मेंबरशिप का जो केस है, इसको हम एक मेंबर समझे कि 2 समझे? लॉ कहता है इसको एक समझना, लॉ की नजर में ये एक मेंबर है। तो लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। 50 कैलकुलेट कैसे करना समझ आ गया, एम्प्लॉइज को इंक्लूड नहीं करना, जॉइंट मेंबर्स एक होंगे। दूसरी कंडीशन, restrict the right to transfer its shares and prohibits invitation to general public to subscribe for its shares। पहले मतलब फर्क सुनिए, रिस्ट्रिक्ट में और प्रोहिबिट में फर्क होता है। प्रोहिबिट का मतलब है टोटली मना कर दिया, हो ही नहीं सकता। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कोई शर्त लगा दी, हो सकता है लेकिन इस शर्त को पूरा करने के बाद। तो उसने क्या कहा, राइट टू ट्रांसफर शेयर, यानी प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर है, क्या वो किसी दूसरे बंदे को शेयर ट्रांसफर कर सकता है? इसका जवाब है कर सकता है, लेकिन किसी शर्त के साथ। राइट रिस्ट्रिक्टेड है सही, राइट रिस्ट्रिक्टेड है। वो शर्त क्या है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो शर्त ये हो सकती है कि भाई 2-4 लोग हो, अननोन बंदे को ना ले आओ फैमिली में, दूसरे लोगों की रजामंदी है तो फिर ट्रांसफर कर सकते हो, वरना नहीं। रिस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, ये बात समझ आ गई। पहली कंडीशन क्या थी, लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, और दूसरी रिस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। तीसरी, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक का मतलब आम आवाम, वो मना करते हैं, टोटली मना करते हैं कि आप जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, जनरल पब्लिक को दावत नहीं दे सकते। किस चीज की दावत? कि आपके शेयर्स खरीदें। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है परचेज करना, कि वो आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदे। इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकती कि मैंने अपने शेयर बेचने हैं, जो जो खरीदना चाहता है आ जाए। प्राइवेट कंपनी अखबार में इश्तिहार, किस चीज का इश्तिहार? तो मैंने अगर शेयर ट्रांसफर करने हैं प्राइवेट कंपनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जनरल पब्लिक अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकते। वैसे मैं घूम फिर के मोहल्ले में, खानदान में, दोस्तों से कहूंगा यार कोई बंदा ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मुझे बताओ, मैं शेयर उसको बेचना है। अखबार में इश्तिहार नहीं। क्लियर होगी तीनों कंडीशन? पहली कंडीशन क्या थी?
लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, दूसरा रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, और तीसरी प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर। सब्सक्राइब फॉर का मतलब क्या है कि परचेज कर रहे हैं। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं, तीनों की तीनों, तो कौन सी कंपनी है? अगर एक भी वायलेट होती है कौन सी बन जाएगी? प्राइवेट कंपनी में कहता है कि दो टाइप, अगर तो एक ही मेंबर है सिंगल मेंबर कंपनी, अगर एक से ज्यादा मेंबर है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में अगर 60 मेंबर हो जाएं तो अदर देन सिंगल मेंबर नहीं है, वो तो पब्लिक बन जाएगी। 50 की कंडीशन भूल रहे हैं? क्लियर होगी? अच्छा, पब्लिक कंपनी कौन सी है? विच इज नॉट, लॉ कहता है विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ए पब्लिक कंपनी, हम लिखेंगे विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, तो क्या करेंगे? हाँ, विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी लिख के फिर प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कर देना कि ये प्राइवेट कंपनी होती है, यानी इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। सिर्फ एक लाइन में आंसर नहीं देना। प्राइवेट कंपनी की 2 टाइप्स कौन कौन सी है? अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। पब्लिक कंपनी की भी 2 टाइप्स हैं, अनलिस्टेड, लिस्टेड। भाई अनलिस्टेड लिस्टेड क्या होता है? ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो रहे हो उसे कहते हैं लिस्टेड कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होना कंपनी के लिए पॉजिटिव बात होती है, क्योंकि जब चाहे शेयर्स की सेल परचेज कर सकते हैं लोग। लिस्टेड कंपनी पे लोग ज्यादा एतबार करते हैं, उन्हें पता है कि किसी भी वक्त स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे और 2 घंटे के अंदर शेयर सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो लिस्टेड का मतलब क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्टेड हो और रजिस्टर्ड हो। अनलिस्टेड का मतलब क्या है? कहता है प्राइवेट कंपनी के बारे में एक बात सुन लें, कभी भी जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकती। जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकती है जब इसका दिल चाहे, लेकिन उसको फिर चूंकि जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व करना है, तो अगर अनलिस्टेड है तो इसे लिस्टिंग करवानी पड़ेगी, अपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाना पड़ेगा स्टेटस। और लिस्टेड कंपनी कौन सी है? जो ऐसी कंपनी जो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर चुकी है। प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकती जनरल पब्लिक को। लिस्टेड कंपनी वो है जो शेयर इशू कर, इसीलिए तो लिस्टेड हुई। और पब्लिक अनलिस्टेड कौन सी है? जो कर तो सकती है जनरल पब्लिक को, लेकिन अभी उसने किए नहीं। क्लियर हो गए? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। आगे चलें ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ये कल का कंसेप्ट रिवाइज करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अगर आप कहेंगे तो एक टेक्निकल पॉइंट है, इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना फिर कभी से। पहला से ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेस पे 3 तरह की कंपनीज होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर कौन सी कंपनी है? जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू अनपेड अमाउंट ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू याद है ना, उसके ऊपर प्रिंटेड होती है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जैसे प्राइस बॉन्ड के ऊपर फेस वैल्यू प्रिंटेड होती है, जो प्राइस बॉन्ड के ऊपर वैल्यू होती है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। तो शेयर्स के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में होता है ना शेयर, उनके ऊपर जो वैल्यू होती है क्या कहते हैं? तो लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी क्या होगी? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम, उतनी होगी। अच्छा, इसमें फर्ज कीजिए अगर फुल्ली पेड शेयर्स हैं तो फिर लायबिलिटी कुछ भी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जितनी लायबिलिटी थी वो पैसे दे चुका है। अगर पार्टली पेड शेयर है तो अनपेड अमाउंट तक। तो लिमिटेड बाय शेयर समझ आ गई? लायबिलिटी अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स हेल्ड बाय हिम। जितने उसने शेयर, अगर मेरे पास 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए पे किए हुए हैं, तो मैंने 3 रुपए देने हैं। अच्छा, अगर कंपनी के 10 लाख शेयर्स हैं, मेरे पास सिर्फ 1 है, तो मैंने सिर्फ 3 रुपए देने हैं अपने वाले।
बाकियों के बाकी मेंबर्स जानना। ठीक है, शेयर्स जो मेरे पास है मैं उन्हीं के लिए लायबल हूं। लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स में तो हम पहले पैसे, बिजनेस जब शुरू हो रहा होता है ना, पहले पैसे लगा देते हैं उसमें, शेयर होल्डर पहले पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी में वो ये कहते हैं कि सर हम पहले शुरू में पैसे नहीं लगा रहे, लेकिन अगर कंपनी वाइंड अप हो गई, बंद हो गई, और इसने कुछ क्रेडिटर्स के पैसे अभी देने हुए, तो हम वादा करते हैं 4 लोग ABCD, हम 1-1 लाख रुपया अदा करेंगे। अब फर्ज कीजिए इस केस में कंपनी वाइंड अप हो गई, क्रेडिटर्स को देने हैं 10 लाख, कितने पैसे देंगे ये? जितना एग्री किया। अच्छा फर्ज कीजिए, क्या लिमिटेड बाय गारंटी में सबकी गारंटी की अमाउंट एक होगी या डिफरेंट हो सकती है? अगर एक ने कहा 1 लाख, दूसरे ने कहा 2 लाख, तीसरे ने कहा 3 लाख, तीसरे ने कहा 4 लाख, तो फिर डिफॉल्ट किया, 10 लाख पे करना है, पेमेंट कैसे होगी? इसी तरह 1 लाख, जिसने 1 लाख किया वो 1 लाख देगा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ये जो गारंटी की अमाउंट है ना, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर लिखी होती है, गारंटी की अमाउंट लिखी होती है उन्होंने, ताकि बाद में कोई मुकर ना जाए। जब कंपनी शुरू में, आपको पता है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स की बेस पर रजिस्टर हो रही होती है ना कंपनी, तो इसका मतलब है जब कंपनी रजिस्टर हो रही होगी शुरू में, तभी ये फैसला हो जाएगा कि किस बंदे की लायबिलिटी कितनी, उतनी गारंटी दी होगी उसने। समझ आती है ये बात? अब आगे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट सुनना है। फर्ज कीजिए मैं कंपनी का, मैंने गारंटी दी हुई है 5 लाख की, मैं मेंबर हूं, कंपनी चल रही है, बैंकरप्ट हो गई, क्या मेरी लायबिलिटी बनेगी? कितनी अमाउंट तक? अब सुनिए, कंपनी चल रही थी, 30 जून को कंपनी बैंकरप्ट हो गई, मैं 25 जून को देख चुका था कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही है, ये आज हुई कि कल हुई। मैंने 25 जून को बाकी मेंबर्स को कह दिया, भैया आज से मैं आपकी कंपनी छोड़ रहा हूं, मेरा इस कंपनी से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, आई सीज टू बी ए मेंबर। अब मैं मेंबर, मैंने कब नोटिस दिया? 25 जून को, जब मुझे नजर आ रहा था कि कंपनी फारिग है। 30 जून को ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई। मुझे बताइए क्या मेरी लायबिलिटी है कि नहीं? कितने स्टूडेंट का ख्याल है लायबिलिटी है? कितनों का ख्याल है लायबिलिटी नहीं है? लॉ ये कहता है कि असूली तौर पे चाहे जिस वक्त बैंकरप्ट हुए उस वक्त मैं मेंबर नहीं, लेकिन ये तो वही बात हुई कि जब कश्ती डूब रही थी तो मैं छलांग लगा के बाहर आ गया। भाई जब मैं कश्ती को चलाने वालों में शामिल हूं और मेरे फैसलों की वजह से कश्ती डूब रही है, तो अब जब कश्ती डूब रही है तो फिर मुझे भी तो नुकसान पहुंचना चाहिए ना। लॉ ने इसीलिए कहा अगर आप मेंबरशिप छोड़ते हैं ना लिमिटेड बाय गारंटी की, तो उसमें इसके बाद 1 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, आपका भी हिस्सा बढ़ेगा, आपका भी हिस्सा बढ़ेगा। ये बात समझ आती है? अच्छा है लॉजिकल बात में होना चाहिए ना जी? नहीं लोगों का साल के लिए। अच्छा आप, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ये नहीं था, टेक्निकल पॉइंट सुना। 25 जून को मैंने सीज टू बी ए मेंबर, 30 जून को कंपनी बैंकरप्ट हो गई, मैं लायबल हूं, 1 साल तक लायबल हूं, तो 5 दिन के बाद लायबल हूं। ठीक है, कंपनी ने 28 जून को बैंक से लोन लिया था, 28 जून को, और एक लोन लिया हुआ था 25 जून से पहले। मुझे दोनों के लिए लायबल होना चाहिए कि एक के लिए? वो जो मेरे दौर में, हाँ मेरे दौरे इक़्तिदार में लोन लिया गया था, मैं उसके लिए लायबल हूंगा,
जो बाद में लिया गया था उसके लिए लायबल नहीं होगा। जो डेट्स कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे मेरे मेंबरशिप छोड़ने से पहले पहले, उसके लिए तो मैं लायबल हूं, बाद वालों के लिए लायबल। ये बात समझ आती है? तो लिमिटेड बाय गारंटी में मेरी लायबिलिटी कितनी है? जितनी मैं एग्री करता हूं, लिख दिया मैंने कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा अगर कंपनी वाइंड अप हुई। इसमें अहम पॉइंट क्या है कि अगर कंपनी वाइंड अप हुई और मैं उससे पहले छोड़ चुका था कंपनी को, तो क्या मैं लायबल हूं? इसका जवाब है 1 साल तक लायबल हूं मैं। लेकिन किन वाले डेट्स का? जो मेरे कंपनी को छोड़ने से पहले वाले थे। जो मेरे कंपनी को छोड़ने के बाद वाले डेट किए गए हैं उनके लिए मैं लायबल। लिमिटेड बाय शेयर क्लियर है? अनपेड अमाउंट वाला पॉइंट भी। लिमिटेड बाय गारंटी क्लियर है? 1 ईयर वाला पॉइंट भी गुड। अनलिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बस इतना पढ़ना, सोचना, समझना, इससे आगे नहीं सोचना। ये रेयर कंपनीज होती हैं, रेयर। शाज़ो नादर की कोई कंपनी होगी। हमारे किसी कंसेप्ट में, हमारे किसी एग्जाम क्वेश्चन में अनलिमिटेड कंपनी डिस्कस नहीं होते। बता तो दिया, ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? 100। वो ये पार्टनरशिप स्टाइल बन जाती है, पार्टनरशिप जैसे हो। बहरहाल चला, अदर टाइप्स कौन सी है? होल्डिंग कंपनी। मुझे बताइए, हम नेचुरल पर्सन हैं, हमारे बहन भाई वालिदैन हैं? बिल्कुल है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है ना, लीगल पर्सन है, उसके बहन भाई वालिदैन होते हैं क्या? इसका जवाब है बिल्कुल होते हैं। जो कंपनी का जो अब्बू जी होते हैं ना, उसको कहते हैं होल्डिंग। और कंपनी के जो बच्चे होते हैं कहते हैं सब्सिडरी। और जो कंपनी के बहन भाई होते हैं एसोसिएट। लीगली हम आगे इनको डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं सिर्फ। वो कहता है बताओ होल्डिंग जो है ये कंपनी कौन सी? एक कंपनी दूसरी कंपनी की अब्बू जी कब बनेगी? मैं कहा बहुत आसान, 2 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है फाइनेंशियल, एक क्राइटेरिया नॉन फाइनेंशियल। गौर से सुन लीजिए, दोनों में से एक भी पूरा हो जाए हम होल्डिंग कंपनी बन गए और वो दूसरी कंपनी। पहला क्राइटेरिया, अगर हम किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग शेयर्स खरीद लें, अगर हम किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग शेयर्स, मेजॉरिटी का मतलब मोर देन 50%, कौन से शेयर्स खरीद रहे हैं? अच्छा, याद रख लेना वोटिंग शेयर। वोटिंग के ऊपर अभी गौर नहीं करना कि मैंने क्यों लफ्ज ऐड किया। अगर हम किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग शेयर्स खरीद लें, हम क्या हो जाएंगे? या और कह रहा हूं, एंड नहीं कह रहा, या अगर किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की, रिमूव करने की अथॉरिटी हमारे पास आ जाए, हम उसके होल्डिंग कंपनी बन गए। अगर हम डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने के काबिल हो जाएं, फिर भी हम होल्डिंग कंपनी बन गए। अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाए, फिर भी होल्डिंग कंपनी बन गए। मेजॉरिटी शेयर का क्या मतलब? मोर देन 50%। फर्ज कीजिए मेरे पास किसी कंपनी के 30% शेयर्स हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अथॉरिटी दे दी। उन्होंने कहा तुम हमारे 10 में से 6 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेना। एक क्राइटेरिया के मुताबिक होल्डिंग, दूसरे क्राइटेरिया के मुताबिक है, क्या होल्डिंग कंपनी बन गई? यस, बन गई। तो होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? जो दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स, वोटिंग शेयर्स, वोटिंग राइट्स, वोटिंग शेयर्स, वोटिंग शेयर्स इसको एक्वायर कर ले। और यहां दूसरी ऑप्शन क्या है? मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की अथॉरिटी आ जाए। यानी या तो मेजॉरिटी शेयर्स ले लें या डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लें। क्योंकि अब देखें कंपनी हमारे इशारों पे चलेगी ना। असल में होता यह है कि जब हम किसी कंपनी की होल्डिंग बन जाते हैं ना, तो फिर सब्सिडी हमारे इशारों पे चलती है।
जैसे आप अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, छोटे मोटे चलो उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, ये वो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। और सब्सिडरी कंपनी जो है, अब चूंकि हमारे पास अथॉरिटी आ गई, हम चाहे शेयर होल्डर का डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास मेजोरिटी शेयर होल्डर है, इसका दूसरा मतलब मैं मेजोरिटी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता हूं, तो वो भी कंपनी को कंट्रोल कर लिया, इस तरीके से भी कंपनी को कंट्रोल कर लिया। और अगर मेजोरिटी शेयर नहीं भी है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, यानी मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर मेरे पास आ गई, फिर भी मैं होल्डिंग कंपनी जी नहीं वो उसमें एक ही रहेगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं होल्डिंग कंपनी हूं तो वो दूसरी कंपनी क्या है? तो अगर आई कैप पूछे कहे होल्डिंग छोड़ो, मुझे सब्सिडी को डिफाइन करो, हम कहेंगे वो कंपनी जिसके मेजोरिटी शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास है, वो कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है। ये मैं किसको डिफाइन कर रहा हूं? सब्सिडी। और अगर सब्सिडरी है, और अगर मैं ये कहूं कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मेजोरिटी वोटिंग शेयर्स को होल्ड कर रही है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, होल्डिंग। क्लियर का सर? अच्छा, इसके बाद आगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का कंसेप्ट हमने कल डिटेल में स्टडी करना। आज ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है। लेक्चर खत्म हो गया, एंड पे सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट, घड़ी से देख के 2 मिनट, पहले चीज सिर्फ 2 मिनट लीजिए। कंपनी के नाम के एंड पे क्या याद रखे? हर कंपनी के नाम के एंड पे लिमिटेड आना लाजमी है। हर कंपनी के नाम के एंड पे लिमिटेड आना लाजमी है। फिर सुन ले, हर कंपनी के नाम के एंड पे लिमिटेड आना लाजमी है, सिवाय इसके और सिवाय इसके। इसके क्यों नहीं? क्योंकि अनलिमिटेड है। इसके क्यों नहीं? ये कल पढ़ना है। तो हर कंपनी के नाम के एंड पे लिमिटेड आना, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है आपको एक लफ्ज ऐड करना पड़ेगा, कौन सा? और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है एक और लफ्ज ऐड करना पड़ेगा, प्राइवेट और सिंगल मेंबर कंपनी है तो एसएमसीबी ऐड करना। क्लियर हो गया? आखिरी क्वेश्चन 30 सेकंड में सबसे अहम बात बताने लगा हूं लेक्चर की। हम ये क्लासिफिकेशन सीख क्यों रहे हैं? इसलिए ताकि हम एग्जाम में फेल ना हो जाए। आगे चल के हम लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे ना, उसमें कहेगा कोई लीगल रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है पब्लिक कंपनी पे, कोई लीगल रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है प्राइवेट पे, कोई लीगल रिक्वायरमेंट कहता है हर तरह की कंपनी पे अप्लाई होती है। जब ला कहता है ना दिस रिक्वायरमेंट शैल अप्लाई ऑन एवरी कंपनी शैल डू दिस, या ए कंपनी शैल डू दिस, इसका मतलब है हर तरह की कंपनी ने करना ये काम। जहां ला कहता है प्राइवेट कंपनी शैल डू दिस, वो काम किसने करना है? जहां कहता है एवरी पब्लिक कंपनी शैल डू दिस। तो अब होता क्या है कि स्टूडेंट को ये तो याद रह जाता है लीगल प्रोविजन क्या थी, कंडीशन क्या थी, रटा लगाया होता है 4 कंडीशन थी सर 7 कंडीशन थी। ये भूल जाते हैं कि वो पब्लिक कंपनी के लिए थी कि प्राइवेट कंपनी के लिए थी, और आई क्या फिर इसमें घुमा देता है। प्रोविजन लीगल पब्लिक वाली होती है, प्राइवेट की पूछ लेता है, या प्रोविजन प्राइवेट वाली होगी पब्लिक की पूछ। तो आज के बाद आपने जो कंसेप्ट भी पढ़ना है लॉ का, ये जरूर हाईलाइट कर लेना, ये पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट के लिए या सबके लिए, ये लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, लिमिटेड बाय गारंटी के लिए के सबके लिए। क्लियर हो गई बात? चलिए आज के लिए इतना का, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म।